अनीमिया एक बहुत बड़ा समस्या है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो इस एज में प्रभावी होते हैं या इस उम्र में ज़्यादा होने लगते हैं, जैसे बच्चेदानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर भी देखा जाता है कि होता है मेनोपॉज में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन आती है, उसका टीकाकरण कराने से हम महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचा भी सकते हैं। 9 से 14 साल की बच्चियों को अगर HPV वैक्सीन लग जाता है तो उसको सिर्फ 2 डोजेज की ज़रूरत होती है और वो बच्ची प्रोटेक्ट हो जाती है। देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, सारी गांठें कैंसरस नहीं होती हैं, कुछ गांठें नॉन कैंसरस भी होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे पुरस्कार से नामित हो चुकी हैं, सुसज्जित हैं, जैसे नारी शक्ति अवार्ड, सुपर वुमेन अवार्ड और मोस्ट प्रॉमिसिंग गायनोकोलॉजिस्ट। तो गायनोकोलॉजिस्ट वर्ड से आप समझ चुके होंगे कि हमारे साथ कौन है। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए ले चलती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अमृता। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ उनको अपने बारे में, अपने कुछ शुरुआती पृष्ठभूमि, कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। शुरुआत तो स्कूलिंग से होती है। तो मैं कामल स्कूल की प्रोडक्ट हूँ और उसके बाद मैंने मेरा MBBS में एंट्रेंस हुआ तो यहीं PRD मेडिकल कॉलेज से मैं अंडर ग्रेजुएशन किया MS से, फिर PG किया, फिर उसके बाद यहीं पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। विगत 30 सालों से ज़्यादा हो गया है मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो और ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जैसा आपने परिचय में बता ही दिया। बाकी मैम, ये शुरू से ही था मेरा कि हमें मेडिकल के क्षेत्र में जाना है या सडनली कुछ? अब मुझे तो याद नहीं है बचपन का, क्योंकि बचपन में आप जो भी चीज़ देखते हो उसी से प्रभावित हो जाते हो। कभी कहते हो मुझे पायलट बनना है, कभी कहते हो आपको मुझे फिल्म स्टार बनना है, कभी कुछ बनना है। स्टेज आर्टिस्ट भी मैं हो रही हूँ, तो मेरे स्टेज पे भी प्रोमिनेंस के काफ़ी शौक थे। लेकिन मेरी स्कूल फ्रेंड एक हैं, मधुलता प्रसाद, अभी दिल्ली में है, वो मुझे कहती है, अमृता, हम लोग को तो नहीं पता था पर तुम्हें शुरू से पता था, तुम कहती थी कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो ये हाई स्कूल में मैंने कभी उसको बोला था, उसको याद था। तो बीच बीच में आपके वो बदलते रहते हैं। लेकिन हाँ, मेरे फादर काफ़ी फेमस फिजिशियन रहे हैं गोरखपुर में, डॉक्टर NBS सरकारी, और मैं उनसे बहुत प्रभावित थी। तो मेरा जो व्यक्तित्व समझ लीजिए, जो मैं उन्हीं को देख देख के बड़ी हुई, उन्हीं की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी और सब कुछ था। बीच बीच में आपका मन विचलित होता है, वो सब अलग बात है, बट हाँ, शायद मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। डॉक्टर साहब, मैंने जितना आपके बारे में सुना है और पढ़ा है, आप मेनोपॉज सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अभी हूँ प्रेजेंटली, यस जी। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती हैं, उनके जब मेनोपॉज शुरू होते हैं तो शायद वो शुरुआती दौर में समझ नहीं पाती हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, या जो भी शारीरिक लक्षण उन्हें निकल के आते हैं। तो इस पे ज़रा प्रकाश डालिए कि क्या होते हैं शुरुआती लक्षण, जिससे वो समझ सकें कि ये मेनोपॉज की शुरुआत है। अच्छा, तो मैं पहले तो उम्र की बात करूं कि एवरेज उम्र जो हमारे, मतलब औसत आयु जो मेनोपॉज की हमारे देश में है, वो 46-46.5 वर्ष के आसपास की है। 46-47 मान करके चलिए। और विश्व में उस जो आंकड़े आते हैं उसमें 51 साल है। तो इस उम्र में या मेनोपॉज शुरू होने के पहले समझ लीजिए 42-43 की उम्र से ही मासिक की अनियमितता जिसको कहते हैं, कभी जल्दी जल्दी आना, कभी लंबा समय ले करके आना, जैसे मासिक चढ़ गया ऐसा समझ के, और लंबा समय ले करके आना और फिर ज़्यादा आना, या इरेगुलरली ब्लड आते रहना। तो इस तरह की तो शुरुआत में हो सकती है, क्योंकि हार्मोन्स जो है ऊपर नीचे होते हैं। फिर कुछ महिलाओं को हॉट फ्लैशेस होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अचानक से गर्मी लगना, अचानक से ठंड लगना, ये भी लक्षण महिलाओं में आमतौर पे देखा जाता है। फिर कुछ महिलाओं को डिप्रेशन की परेशानी हो जाती है, कुछ महिलाओं को हड्डियों में कमज़ोरी, बदन में दर्द, मांसपेशियों की कमज़ोरी, इस तरह की
चीज़ें होती हैं। तो जब आपके व्यक्तित्व में या आपको जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, और ये सब पेरीमेनोपॉजल मतलब मासिक बंद होने के आसपास का जो समय होता है उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, नाम याद करने में आपको समय लग रहा है। ये ग्रेजुअली या मतलब समय के साथ ठीक हो जाता है, बट हाँ शुरुआती दौर में इस तरह की चीज़ें होती हैं महिलाओं को। मेनोपॉज के बाद क्या परेशानियां हो सकती हैं? मेनोपॉज के बाद जैसे हड्डी कमज़ोर हो गई, मांसपेशियां कमज़ोर हो गई, तो यह देखिए महिलाओं का जो मुख्य हार्मोन होता है, जो उनकी शारीरिक बनावट, चेहरे की रंगत, स्किन का टेक्सचर, बाल, इन सब के लिए जो जिम्मेदार होता है वो मुख्य हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है। और इसी ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का जो डिक्लाइन होता है या कमी होती है, ये मेनोपॉज के आसपास या मेनोपॉज के बाद होता है और धीरे धीरे ये कम होता चला जाता है। तो इसकी कमी से बाकी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हैं कि मासिक बंद हो जाएगा या मासिक अनियमित जैसा मैंने बताया होगा, चढ़ जाएगा। और परेशानियां हड्डी की कमज़ोरी और मांसपेशियों की कमज़ोरी, ये मुख्यतः दो परेशानियां हैं जो हम लोगों को मतलब हम लोग इसमें इंटरफियर करना चाहते हैं या इंटरवेंशन करना चाहते हैं कि महिलाओं को हड्डी की कमज़ोरी, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये ना हो। इसलिए हम लोग उनको रेगुलर एक्सरसाइज करने का, अपने भोजन का विशेष ध्यान रखने का, ये सब चीज़ें कि दूध पीजिए, पनीर खाइए, दही लीजिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप रेगुलर चेकअप कराइए डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो इस एज में प्रभावी होते हैं या इस उम्र में ज़्यादा होने लगते हैं, जैसे बच्चेदानी का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर भी देखा जाता है कि होता है मेनोपॉज में। बाकी मैंने भूल जाने वाली प्रॉब्लम, बिहेवियर की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। जैसे आपकी एजिंग हो गई तो एजिंग में पार्टनर का लॉस है, फ्रेंड का लॉस है, पेरेंट्स का लॉस है, ये सब एक एज के बाद होता है। ये भी हो रहा है बच्चे आपने जिनको पाल के बड़ा किया वो अब बाहर निकल रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सब मिक्स चीज़ें होती हैं कि उम्र का और हार्मोन का प्रभाव तो अपना जगह ले ही रहा है, प्लस आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इमोशंस को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये सब समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ध्यान रखना होता है। मैं तो अनुरोध करूँगी हर महिला से, हर उम्र की महिला से, कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने पोषण का विशेष ध्यान रखें। और जो एल्डरली लोग होते जाते हैं वो एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन भी करेंगे और 30 मिनट यानी आधा घंटा, यानी हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है और आपकी मांसपेशियां और हड्डी मजबूत रहेगी। हड्डी मजबूत रखने के लिए जो आप कैल्शियम, दूध, पनीर ये तो लेंगी, लेकिन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, जैसे छोटे मोटे वेट्स उठाना, 1 किलो का या कुछ ऐसे वेट को उठा करके ऐसे हाथ चलाना, मूवमेंट करना, जो भी आपसे संभव है वो आप अवश्य करें। मैं हमेशा ये सलाह देना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, अभी आपने दो तरह की एक बीमारी का नाम आपने लिया कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। नहीं, मैंने बच्चेदानी का कैंसर कहा। सर्वाइकल कैंसर भी एक बड़ी समस्या है हमारे। देखिए, बच्चेदानी के यूट्रस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो उसकी बॉडी होती है और एक उसकी मुख या ग्रीवा या जो भी कहिए, सर्विक्स जो होता है उसका कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर तो थोड़ा यंगर एज में भी देखा जाता है। मेनोपॉज के बाद एंडोमेट्रियल कैंसर ज़्यादा देखा जाता है। वैसे आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कैंसर्स कभी भी आते जाते हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग का मैं आपको चाहूँगी कि आप इस मतलब प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में जाने और मैं जानकारी देना चाहूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू हैव टाइम। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है
और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बहुत साधारण एक टेस्ट होता है जिसको साइटोलॉजी टेस्ट कहते हैं, और HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट, इसको को टेस्टिंग कहते हैं। ये टेस्ट यदि समय पे महिलाएं करा लें, और आजकल का रिकमेंडेशन है कि 30 इयर्स से ऊपर की हर महिला को सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए को टेस्टिंग अगर वो कराती हैं तो एक बार अगर नेगेटिव आ गया कराने पे तो 5 साल बाद उसको दोबारा कराने की आवश्यकता होती है। और मनोरमा जी, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर अकेला कैंसर है, अकेला नहीं कहूँगी, HPV से होने वाले जितने भी कैंसर्स होते हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन आती है, उसका टीकाकरण कराने से हम महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचा भी सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक टारगेट है, गवर्नमेंट इंडिया का नहीं, WHO का टारगेट है 90-70-90, यानी 90% बच्चियों को या महिलाओं को वैक्सीनेट करना, 70% महिलाओं का स्क्रीनिंग करना, और 90% महिलाओं का अर्ली डिटेक्शन के साथ ट्रीटमेंट या कैंसर होने के बाद का ट्रीटमेंट अवश्य हो जाए। ये 2030 तक हमारा ग्लोबल टारगेट है। तो अगर हम इसको अचीव कर पाएंगे, जो कि आप लोग के भी सहयोग की इसमें आवश्यकता है कि हम बताएं कि 9 से 14 साल की बच्चियों को अगर HPV वैक्सीन लग जाता है तो उसको सिर्फ 2 डोजेज की ज़रूरत होती है और वो बच्ची प्रोटेक्ट हो जाती है। इसके बाद 3 डोजेज की ज़रूरत पड़ती है जी। तो वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। जी जी। इसी तरह से हम आते हैं ब्रेस्ट कैंसर। आजकल की भी एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, वो भी अभी ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव कर रही हैं। तो डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी कि शुरुआती क्या लक्षण, जैसे क्योंकि कहते हैं कैंसर सडनली उसके सिम्टम्स आते हैं, वो फर्स्ट स्टेज में बहुत कम लोग ही उसको समझ पाते हैं जी। तो ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनसे शुरुआती दौर में ही पता चल सके कि ये परेशानी हमारे शरीर में उभर रही है? देखिए, लक्षण तो बाद में आते हैं, स्क्रीनिंग पहले हो जानी चाहिए, और स्क्रीनिंग में भी हम लोग को समझना होगा कि हाई रिस्क कौन है। तो अगर पहले हिस्ट्री ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर किसी के परिवार में हिस्ट्री है कि माँ को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माँ को, बहन को, बुआ को या दादी नानी, इनको अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उस बच्ची को या महिला को जागरूक रहना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास जा कर के, कुछ जीन्स होते हैं BRCA जीन्स, BRCA1, BRCA2, उन जीन्स के लिए, और उसके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उसको समझते हैं कि किसको हमको BRCA की जांच करानी चाहिए, किसको जेनेटिक ये नहीं कराना चाहिए, या किसी को सिर्फ मैमोग्राफी। तो कम उम्र के लोगों को जब ब्रेस्ट टिश्यू डेंस होता है तो सोनो मैमोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड से ही स्क्रीनिंग हो जाती है, और 35 के बाद जब टिश्यू थोड़ा फैट कम होने लगता है या कुछ हो जाता है तो एक्सरे मैमोग्राफी बेटर रिजल्ट देती है। तो मैमोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, और रूटीन मैमोग्राफी भी अब रिकमेंडेड है, और जिनका भी हिस्ट्री है उनको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए, यानी महिला या बच्ची अपने को मिरर में सामने खड़ा करके खुद को देखें, ब्रेस्ट एक्सपोज करके, और वो देखें कि निपल्स का उनके साइज़ सब सेम है कि नहीं। ब्रेस्ट का साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस नॉर्मल होता है, लेकिन निपल्स बहुत मार्केडली पता चलते हैं अंदर की ओर खिंचे हुए या बाहर, या दोनों में डिफरेंस, या कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज, और हाथ लगा के देखने पे कोई भी लंप यानी कोई भी गांठ या उनको इरेगुलरिटी अगर अपने ब्रेस्ट में महसूस होती है तो उनको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी गांठें कैंसरस नहीं होती हैं, कुछ गांठें नॉन कैंसरस भी होती हैं, तो उनको वो दिखा करके समझ लें, उससे उनका मानसिक तनाव भी कम होगा और समय पे इलाज भी हो जाएगा। जी जी।
डॉक्टर, जिस तरह की ये सारी बीमारियों के बारे में पता चला, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, मुख्यतः आपके पास जो भी पेशेंट्स आती होंगी, किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की बीमारी ज़्यादातर लेकर के वो आपके पास आती हैं उसकी इलाज के लिए? मुख्यतः क्या परेशानियाँ हैं जिनसे औरतें ज़्यादातर ग्रसित होती हैं? अच्छा, तो देखिए, हम अगर ऐसे बात करें तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ओवर एक्सेसिव ब्लीड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आना, ल्यूकोरिया, पानी का स्राव, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं आती हैं जी। लेकिन हाँ, मैं आपका ये प्लेटफॉर्म ये बताने के लिए यूज़ करूँगी कि अनीमिया एक बहुत बड़ा समस्या है। जैसे हम सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि हम कैंसर को ये ख़त्म कर सकते हैं वैक्सीनेशन और जांच कर द्वारा, वैसे हमको अनीमिया मुक्त भारत चाहिए। तो सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है बच्चियों के लिए, और ये आप समझ सकती हैं कि आज जो बच्ची है अगर वो स्वस्थ रहेगी तो आगे चल के वो एक स्वस्थ माँ बनेगी और एक स्वस्थ संतान को जन्म देगी, और परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा। ये तो सिंपल एकदम गणित सा लगता है जी। तो 12-12-12 का टारगेट लेके हम लोग चलते हैं कि 12 वर्ष की आयु में हर लड़की का 1 साल के अंदर ऐसा हम लोग ट्रीटमेंट करें कि उसका 12 ग्राम हीमोग्लोबिन हो जाए, राइट। तो मिनिमम 12 ग्राम हीमोग्लोबिन हर महिला का होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊं अच्छे परिवार की महिलाओं का नहीं मिलता है। प्रेगनेंसी में हम लोग जांच कराते हैं तो वो नहीं हमें मिलता है, और पौष्टिक भोजन से लोग भागते हैं, फल नहीं खाना चाहते हैं। उसके बाद आप आयरन टैबलेट्स दीजिए तो उसके साथ बहुत सारे उनको होगा कि मुझे कब्ज हो जा रहा है, मुझे गैस बन जा रहा है, मैं खा नहीं सकती। प्रॉब्लम जेन्युइन भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहाने ही हैं सिर्फ, लेकिन हाँ, खून की कमी को वो बस कहते बस खून की तो कमी है, मतलब उसको वो गंभीरता को नहीं समझते कि जैसे आप शुगर से घबराते हो, ब्लड प्रेशर से घबराते हो, वैसे ही आपको खून की कमी से भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि खून, हीमोग्लोबिन ही आपके शरीर के सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है जी। तो अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम जाएगा टिश्यूज में, तो टिश्यूज की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो इस चीज को गंभीरता से लेना होगा, परिवार के सदस्यों को भी, बच्चियों को भी, महिलाओं को भी, और उनको अच्छा भोजन, जैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे इस क्षेत्र में वेजिटेरियंस हैं, तो उनको सेब, चुकंदर, गुड़, चना और ये सोयाबीन, राजमा, ये सब चीज़ें आहार में लेना चाहिए। मतलब ये नींव शुरू से ही डालनी पड़ेगी, शुरू से आदत डालनी पड़ेगी। और जो हम लोग का कल्चर होता जा रहा है फास्ट फूड का, तो फास्ट फूड ठीक है, एंजॉय करने की चीज़ है, तो एंजॉयमेंट एवरीडे की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनको अपने रूटीन खाने में, जैसे साग का मौसम आएगा तो पालक वगैरह, गाजर है, ये सब लेना चाहिए सबको। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको फिर भी बहुत इजी है कि वो कलेजी खाएं या अंडा रोज खाएं, तो उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रह सकता है। बट आई टेल यू, नॉन वेजिटेरियंस का भी मैंने हीमोग्लोबिन बहुत पुअर देखा है। 8 ग्राम 7 ग्राम तो बहुत आम सी बात है। कुछ पेशेंट्स को तो 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लोग देखते हैं और वाकई परेशान होते हैं। और हाँ, केचुए की दवा भी रेगुलर खा लेना चाहिए जिनको हीमोग्लोबिन की बराबर कमी होती है। फिर एक समस्या है थैलेसीमिया, जिसमें रक्त की कोशिकाओं का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है। बस मैं रोज़मर्रा मतलब बोलचाल की भाषा में समझाऊंगी कि रक्त की कोशिकाएं ब्रेक होती हैं थैलेसीमिया में, तो उससे पेशेंट हमेशा एनीमिक रहती हैं। तो इन महिलाओं को भी बराबर निगरानी में रहना चाहिए, और प्रेगनेंसी में इन लोग को खास तौर से बहुत क्लोजली वॉच किया जाता है जी। तो इससे उनको मदद मिलती है। प्रेगनेंसी की बात अगर हो रही है डॉक्टर साहिबा, तो मैं आजकल की ज़्यादातर औरतों को देख रही हूँ कि थायराइड एक प्रॉब्लम है जो जनरली औरतों को जिससे वो ग्रसित रह रही हैं, जो गर्भावस्था में भी बहुत एक बड़ा कॉज होती है परेशानी का। तो क्या रीज़न है ये इतना, जिस तेज़ी से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है औरतों में, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम बढ़ नहीं रही है, प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है। मतलब अब हम लोग के पास टेस्ट है, तो आसानी से हमें पता लग जाता है कि
ये पेशेंट को थायराइड के हार्मोन की कमी, हाइपोथायराइड। हम जिस बेल्ट में रहते हैं ना, सब हिमालयन बेल्ट जो है, तो इसमें नमक मतलब पानी में आयोडीन की कमी है, और आयोडीन जो थायराइड का हार्मोन है उसके सिंथेसिस के लिए, मतलब उसके बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है। तो आयोडीन की कमी की वजह से हम लोग इस बेल्ट में ज़्यादातर लोग थायराइड हार्मोन की कमी या हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त रहते हैं। तो जो आपका कहना ना बढ़ गया है, नहीं, पहले का मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो बहुत सारी महिलाएं, मेरी दादी की सहेलियां जो हुआ करती थी, तो उनके बड़े बड़े गले, ये मोटे मोटे थायराइड का इनलार्जमेंट और ये सब होता था, जो कि आप देखिए बहुत रेयर हो गया है, जस्ट बिकॉज की चीज़ें डिटेक्ट हो जा रही हैं, ट्रीट हो जा रही हैं, और हमारे यहाँ जो आयोडाइज नमक आता है उसके सेवन से भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। ये गर्भावस्था में कैसे परेशानी कर सकता है? हर तरह की परेशानी करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायराइड। तो आप समझ सकती हैं कि वो सेल डिवीजन से लेकर के, मतलब हर चीज़ में उसका हस्तक्षेप समझ लीजिए होगा। तो ये पहले तो कंसीव ना करने की प्रॉब्लम करेगा, फिर रिपीटेड एबॉर्शंस की प्रॉब्लम करेगा, फिर अगर आप प्रेगनेंसी किसी तरह पुल करके ले गए तो बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म या क्रिटिनिज्म और इस तरह की प्रॉब्लम करेगा। तो ये समस्याएं तो हैं, इसीलिए थायराइड तो अब रूटीन हम लोग सब प्रेग्नेंट महिलाओं का, या अगर कोई पहले से आ गया कि हाँ हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आजकल अवेयरनेस बढ़ गई है, तो हम लोग ये सारे टेस्ट ज़रूर कराते हैं। प्रेगनेंसी की बात अगर हो रही है तो डॉक्टर साहिबा मैं एक और चीज़ का जानना चाहूँगी। आजकल एक ट्रीटमेंट चला है IVF, ज़्यादातर औरतों में परेशानी आ रही है बच्चे ना होने की, चाहे वो उम्र बढ़ने की वजह से है या जो भी अन्य तरह की परेशानियाँ हैं। तो ये IVF क्या है, इस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर होता है उसको हम इन वाइवो कहते हैं, और जो शरीर से बाहर होता है उसको इन विट्रो कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो गर्भ धारण होता है वो इन वाइवो होता है, जैसे पति पत्नी आपस में मिले और जो स्पर्म है और ओवम आपस में मिले और फर्टिलाइजेशन हुआ, ये शरीर के अंदर होता है फेलोपियन ट्यूब में। बच्चेदानी का एक हिस्सा होता है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बच्चा आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन IVF में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, यानी महिला का हम एग यानी ओवम उसको पिक करते हैं, पति का बीज लिया जाता है, मतलब क्रूड उसमें नहीं, उसको प्रिपेयर किया जाता है, सीमेन प्रिपरेशन। तो वो स्पर्म पिक करा जाता है और वो स्पर्म और इसको मिला करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। ठीक है, और उस एम्ब्रियो को फिर यूट्रस में, बच्चेदानी में महिला के, उसमें मतलब डाला जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर उसको कहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। तो पूरा पूरा प्रोसीजर जो है IVF ET कहलाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो वो करते हैं और यही तरीका है। तो किस तरह के दंपति को इस IVF की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, थोड़ा ये मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि आज के सिनेरियो में जो शुरुआत हुई थी IVF की, वो ब्लॉक ट्यूब्स में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी बीज नीचे से ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब में आता है और एग ऊपर से ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब में आता है, दोनों फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं। तो जिनकी ट्यूब ब्लॉक्ड होती थी, यानी बीज नीचे से नहीं आ पाता था और या तो ओवम ऊपर से नहीं आ पाता था, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता था और IVF करना पड़ता था, यानी बाहर बच्चा बना करके, भ्रूण को बना करके और उसको अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। बट आज के सिनेरियो में साइंस इतना एडवांस हो गया है कि बहुत सारे कारण
उभर के सामने आ गए हैं कि किसी की जो सर्वाइकल सिक्रीशंस हैं वो होस्टाइल हैं स्पर्म के लिए, वो स्पर्म को अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो रहा है कई बार। और अब और भी एडवांसमेंट क्या हो गया कि किसी पुरुष का अगर बीज एक्टिव नहीं है तो उस बीज के जो मेन पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको पिक करके डायरेक्टली ओवम के अंदर डाल दिया जाता है। तो इक्सी कहता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। तो इस तरह से करके अब इतने सारे कारण साइंस के एडवांसमेंट के साथ हो गए हैं कि अब आईवीएफ बहुत लोगों को मदद कर रहा है। बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स की बहुत मदद हो जा रही है इसके कारण। तो जैसे कोई अगर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास आईवीएफ के लिए, तो उस प्रोसेस से पहले आप क्या तैयारी शुरू करते हैं उस पेशेंट के साथ? उसका पूरा असेसमेंट होता है, पूरा हार्मोनल असेसमेंट होता है, अंडे बनने की प्रक्रिया और अंडे बनाने, अंडे की क्षमता इत्यादि सब कुछ उसका असेस होता है। इसी प्रकार से बीज का भी असेसमेंट होता है और उससे देखा जाता है कि ये आईवीएफ के लायक है कि नहीं, या इसको अपने ओवम से या अपने एग से बच्चा हो सकता है कि नहीं, इसको एग के डोनेशन की ज़रूरत तो नहीं है, इसकी बच्चेदानी कैसी है, गर्भ धारण करने के योग्य है कि नहीं, इसको सरोगेसी की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि अब तो सरोगेसी भी हो रहा है। तो आईवीएफ उस तरह से भी हो रहा है कि जिन महिलाओं को ओवरी है, अंडे बन रहे हैं लेकिन बच्चेदानी नहीं है जी, तो उनको सरोगेसी से बच्चा हो रहा है। तो ये मतलब अपने आप में बहुत एडवांस फील्ड हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया है और बहुत अच्छा काम हो गया है कि जो लोग एकदम निराश थे उनको भी अब बच्चे हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कुछ सामाजिक वजहों से भी आईवीएफ की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे लेट मैरिजेस हैं। तो लेट मैरिजेस का ये वजह होता है कि आपका 35 के बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लगता है महिलाओं का। पुरुष का तो 60 तक चलता है फर्टिलिटी उनका रहता है पुरुषों का, बट महिलाओं का 35 के बाद डिक्लाइन करने लगता है। तो आजकल एवरेज एज ही मैरिज का बड़े शहरों में खास तौर से, और जो लोग करियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं उनकी तो मैरिजेस ही 35 या 35 के बाद हो रही है। तो जब फर्टिलिटी डिक्लाइन करने लगती है तो आप बहुत समय तक नेचुरल कंसेप्शन के लिए वेट भी नहीं कर पाते हो। आपका एक हार्मोन होता है AMH से, जिससे हम लोग एग का रिजर्व पता करते हैं कि एग रिजर्व कैसा है, तो वो डिक्लाइन होने लगता है। तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करने की सलाह नहीं देते हैं। नेचुरल कंसेप्शन के लिए 6 महीने 7 महीने मैक्सिमम साल भर ट्रायल के लिए कहते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि भाई आप प्रिपेयर करो अपने आप को आईवीएफ के लिए, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, क्योंकि मनी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो इसलिए भी कारण हो गया है आईवीएफ का, जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाना, तो उसकी भी एक कारण ये भी है। एक सामाजिक मिथ ही कह सकते हैं इसको। जनरली लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि आईवीएफ जो लोग ट्राई करते हैं उनके ज़्यादातर जुड़वा बच्चे होते हैं, तो ये आईवीएफ की वजह से होता है या शायद ये अब एक चीज़ शुरू हो गई है? पहले क्योंकि जुड़वा बच्चे जैसे कि बहुत रेयरली देखने को मिलते थे। हाँ, देखिए ये कुछ दिन पहले की बात आप कर रही हैं। अब आईवीएफ में ट्विन या ट्रिपलेट होना रेयर हो गया है। पहले क्या होता था कि जैसे एग्स की जो भ्रूण बनते थे ना, उसकी क्वालिटी के लिए एज डॉक्टर्स हम लोग श्योर नहीं होते थे कि एम्ब्रियो जो है वो सही है, अच्छा है, इससे बच्चा बनेगा, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो 2 या 3 भ्रूण डाले जाते थे महिला में। तो कभी दो पनप जाते थे, कभी 1-2 खराब हो जाते थे, तो कभी सिंगल कभी डबल, और ज़्यादातर डबल हो जाते थे, क्योंकि चांस ना लेते हुए लोग 2 एम्ब्रियो डालते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। अब एम्ब्रियो फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जैसे किसी महिला को बहुत सारे एग्स रिलीज हुए, पहले तो कोशिश यही की जाती है कि एक बार में जो ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है कि एग्स बनाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो पहले ये भी कंट्रोल्ड नहीं हुआ करता था, लेकिन विद एडवांसमेंट अब ये भी कंट्रोल्ड हो गया कि एट अ टाइम एक ही ओवम
मैच्योर हो या एक ही ओवम रिलीज हो। लेकिन मान लीजिए 2 हो गए या 3 हो गए किसी वजह से, तो भ्रूण बना करके उसको फ्रीज कर लिया जाता है और एट अ टाइम सिंगल ही बेबी डाला जाता है। उसमें भी चेक कर लिया जाता है, उसका भी पीजीटी यानी एंटीनेटल मतलब प्रीनेटल उसका डिटेक्शन, जेनेटिक स्क्रीनिंग भी हो जाता है कि ये एम्ब्रियो अच्छा है कि नहीं है, ये इम्प्लांट होने के बाद महिला के लिए सूटेबल है कि नहीं। लगातार रिसर्चेस होती रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विसेज हम लोग दे पाएँ पेशेंट्स को, क्योंकि पहले जब ये तो आप नेचुरली समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी अपने आप में एक जीवन से एक लड़ाई है। तो अगर 2 बच्चे हैं तो वो डबल रिस्क हुआ, इसलिए सिंगल बेबी ही डालना या रहना उचित रहता है। तो अब ज़्यादातर आईवीएफ आप देखेंगे जो अब पिछले 5-6 सालों से या 6 सालों से ही मैं कहूँगी, अब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं और सिंगल बेबीज ही अब ज़्यादा हो रहे हैं। ट्विंस एकदम शुरू में ट्विंस और ट्रिपलेट्स बहुत होते थे, ये आप सही कह रही हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ पे आई और हमारे दर्शकों से इतनी अहम बातें साझा की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों की, हमारे श्रोताओं की जो भी क्यूरियोसिटी थी, जो भी वो जानना चाहते थे, हमारी ये जानकारी उनके इस क्यूरियोसिटी को शांत करेगी और बहुत सी बातें उनको पता चलेंगी जिसको अभी तक उनकी नॉलेज में नहीं थी। तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कि आगे के और एपिसोड्स में शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।